हेलो एवरीवन, दिस इज शनीला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशिनो। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? सुपर टेट की सुपर सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर मैंने यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट लिया है, जिसमें आपके 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर थे। ठीक है, जिसमें हम लोग एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कर चुके हैं। इस एक प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया। क्यों 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया? क्योंकि इसमें आपके 150 क्वेश्चन दिए होते हैं। क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, डिटेल के साथ करते हैं। इस वजह से यहाँ पर 2 पार्ट्स में मैंने यहाँ पर कंप्लीट कराया। ठीक है, ये आपका दूसरे यानी कि सेकंड प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम लोग को कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर करने हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक तो हम करेंगे यहाँ पर हिंदी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या करने वाले, इंग्लिश का भी पोर्शन यहाँ पर आज ही कंप्लीट करेंगे और साइंस का भी पोर्शन यहाँ पर आज ही के आज यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा अगर जीके जीएस का अगर ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होती तो जीके जीएस का पोर्शन भी आज ही की क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल एग्जाम में जैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, जैसे सिलेबस आपका उसी तरीके से यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं। सिर्फ आप मुझे 1 मंथ का टाइम दीजिए, सिर्फ आप मुझे 1 मंथ का टाइम दीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, मुझे 1 मंथ का टाइम दीजिए। उसके बाद आप अपनी प्रेपरेशन को देखिएगा कि आप किस पोजीशन पे यहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, 1 मंथ के लिए कम से कम देखना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 5 मिनट आपने वीडियो देखी, क्लास देखी, उसके बाद आपने स्किप कर दिया, तब चीज़ें आपको समझ में नहीं आने वाली हैं। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करने के बाद फिर बाद में मैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन यहाँ पर लाऊंगी, जिसमें आपके साइंस के अलग क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपके केवीएस है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको केवीएस की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा DSSB। ठीक है, इन चीज़ों को DSSB, केवीएस और सुपर टेट, ठीक है, इन 3 चीज़ों को मैं फोकस करके अलग से क्वेश्चन आंसर लाऊंगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाऊंगी जो आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। और ये जो क्वेश्चन आंसर होंगे किसके, हिंदी के अलग होंगे, इंग्लिश के अलग होंगे, इसके अलावा साइंस के अलग हो जाएंगे, जीके जीएस के अलग हो जाएंगे, करंट अफेयर्स के अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको पहले स्टार्ट किया। चलिए, यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चन के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करेंगे। क्वेश्चन के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर आपका पहले गद्यांश दे रखा है। ठीक है, गद्यांश से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है इस सेट में। तो अब बताइए, यहाँ पर कजरी गाई जाती है। सबसे पहले देखिए, जब आपका कभी भी गद्यांश आए तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया है। फिर उसके बाद अगर आप आंसर ढूंढते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है कि यहाँ पर आंसर ढूंढने में आपको आसानी होती है। उससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है। सबसे पहले आपका टाइम यहाँ पर बचता है। पूरा पैराग्राफ पढ़ डालेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर से आप पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है मेरे हिसाब से। तो कजरी गाई जाती है, पढ़ते हैं अब इसको। लोकगीत, ठीक है, अपनी लोच, ताजगी, लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में, ठीक है, में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। ठीक है, लोकगीत की यहाँ पर बात हो रही है। तो चैती, ठीक है, चैता, कजरी, बल्कि यहाँ पर चैती होना चाहिए। चैता, कजरी, बारामासा और सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी ज़िलों में गाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसका दे रखा है, मिर्ज़ापुर दे रखा है, बनारस दे रखा है। और मिर्ज़ापुर और बनारस आपका पड़ता कहाँ, तो आपका जाहिर सी बात है कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कजरी यहाँ पर पूछा गया, तो कजरी आपकी कहाँ गाई जाती है। कजरी है क्या, ये आपका लोकगीत है जो कहाँ गाई जाती है। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर राइट हो गया। जिन्होंने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए जल्दी से यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर देना है, कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर पद्यांश दे रखा है। इसमें से आपको बताना है कौन सा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। दिशाएं हो जाएगा, हवा हो जाएगा, गगन हो जाएगा या दिगंतर हो जाएगा। बताइए विच वन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा होगा यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर दिशाएं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या लिखा हो, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही। ठीक है, तो दिगंतर खुला सिर्फ मेरे लिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सीधे सीधे आ गया। इजी क्वेश्चन था, इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको दिमाग, ये सिर्फ आपके जो क्वेश्चन है, सिर्फ आपके एग्जाम, ये जो क्वेश्चन आपके दे रखे हैं ना, ये सिर्फ आपके टाइम लेने की वजह से दे रखे होते हैं। ठीक है, ईजी होते हैं, बस इसमें क्या होता है, आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट होता है, इस वजह से दे रखे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किसमें आपको टाइम ज़्यादा लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, बिगु पग चले सुने बिनु काना,
कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यानी कि ऐसा अलंकार जिसमें क्या है कारण ना हो और उसके बाद भी यानी कारण ना होने के बाद भी काम हो जाए, तो वो कौन सा अलंकार होता है। जैसे बिनु पग यानी कि बिना पैर के चल लिया वो, तो ठीक है, तो इस तरीके बिना करे के कर्म कर लिया। ठीक है, बिना जो है कान के उसने सुन लिया। ठीक है, तो क्या यहाँ पर यही मतलब है कि मतलब उसके कान नहीं है, कान नहीं है तो कैसे सुन सकता है। ठीक है, पैर नहीं है तो कैसे चल सकता है। ठीक है, काम नहीं किया तो कर्म कैसे हो सकता है। तो इस तरीके से जहाँ पर कारण ना हो, सुनिए यहाँ पर, जहाँ पर आपका कारण ना हो और फिर भी वहाँ पर कार्य हो जाए, तो उस अलंकार में कौन सा अलंकार होगा, यानी कि उसमें कहाँ पर कौन सा भाव आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा विभावना अलंकार हो जाएगा। समझ में बात आई, कौन सा अलंकार हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। इसके अलावा जो विशेषोक्त जो अलंकार है, ये क्या होता है, विभावना का उल्टा होता है, यानी कि इसमें कारण के साथ काम होता है और विभावना में कारण के अभाव में, कारण ना होने पर भी क्या है काम हो जाता है, वहां पर क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। समझ बात है। तो इतनी चीज आपको यहाँ पर विभावना से समझ के रखनी है, बस इतना ही आपको याद रखना है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ठीक है, यानी कि देख लिए पग नहीं है फिर भी यहाँ पर क्या करें, चले जा रहे हैं, तो इस तरीके से क्या याद रखेंगे, विभावना अलंकार यहाँ पर राइट आंसर होगा। यस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब इसको तो पढ़िए अपने आप से और बताइए यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है और जो शुद्ध नहीं है वो क्यों शुद्ध नहीं है, वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ये आपका वाक्य क्या हो जाएगा, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन सी दिया उनका आंसर सभी का यहाँ पर राइट होता है। अब देखेंगे ये जो आपके ऑप्शन दिए इनमें से क्या गलती है, क्या मिस्टेक है, जिसकी वजह से ये वाक्य अशुद्ध कैटेगरी में आते हैं। देखिए, खेतों में लंबे लंबे घास होगी, तो लंबे लंबे नहीं, खेतों में लंबी लंबी घास, क्या होगा, खेतों में लंबी लंबी घास उग आए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर लंबी लंबी होगा। ठीक है, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, तो परशुराम के क्रोधाग्नि नहीं होता, परशुराम की, ठीक है, क्रोध अग्नि। ठीक है, परशुराम की क्रोध अग्नि ने क्षत्रियों को क्या कर दिया, जला दिया। फिर यहाँ पर है वृक्षों पर कोयल कूक रही है, तो क्या होना चाहिए, वृक्ष पर कोयल कूक रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, पहले हम लोग किसके क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपके हिंदी के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, क्लास को शुरू से एंड तक देखिए, तभी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। ठीक है, आपने सोचा 2 मिनट देख लिए और उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, एक और देखिए यहाँ पर पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फटाफट दीजिए। पहले अपने आप से पढ़िए फिर मैं बताती हूँ। देखिए, एक और अजगर रही लखी, एक और मृगसराय, एक और अजगर रही, ठीक है, और एक और मृगसराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो सॉरी रस अलंकार, यहाँ पर नहीं, रस, कौन से रस की उत्पत्ति यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर भयानक रस की उत्पत्ति होगी। अब भयानक रस होता क्या है, यानी किसी भी चीज़ को, मान लो आपने शेर को देख लिया, ठीक, किसी भी डरावनी चीज़ को जब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब आपको डर लगता है, आपके पसीने छूटने लगते हैं, आपका हृदय कांपने लगता है। ठीक है, तो जैसे कि डर क्या होता है, मान लीजिए आपके सामने भूत आ जाए तो क्या होगा, आपके पसीने क्या है, पसीने गर्मी में भी क्या कहते हैं, सर्दी में भी पसीना निकलने लगेगा। ठीक है, इसके अलावा आपके रोंगटे क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा पसीना बहने लगेगा, रोंगटे खड़े होंगे, जो आपकी हार्ट बीट होगी वो तेज हो जाएगी। तो इस तरीके के लक्षण किस में आएंगे, भयानक रस में आएंगे। समझ में बात आई। रौद्र रस में क्या होता है, क्रोध, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्या, क्रोध, यानी किसी को देख करके क्या है, क्रोध आ जाना। ठीक है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, क्रोध आ जाएगा। भयानक रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, भय आ जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह, क्या हो जाता है, उत्साह जो है वीर रस का जो है आपका स्थायी भाव हो जाएगा। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शोक आपका करुण रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी आपकी प्रिय चीज़ है, प्रिय वस्तु है, ठीक है, कोई भी इंसान है या कोई चीज़ है, वो क्या है मृत्यु हो गई या कोई चीज़ टूट गई है या खो गई है, तो वहाँ पर आप कौन सा रस मनाएंगे, शोक रस आपका होगा। ठीक है, कौन सा रस उत्पन्न होगा, तो करुण रस होगा, और उसका स्थायी भाव क्या होगा, तो शोक उसका स्थायी भाव होगा। ठीक है, रस कौन सा होगा, करुण रस होगा, स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या होता है, दुख होता है। ठीक है, वीर रस, जैसे कि मान लीजिए
आपको अपने देश के लिए लड़ना है तो वहाँ पर क्या उत्साह की ज़रूरत होती है। मान लीजिए आप में कोई भी उत्साह नहीं है, देखिए होता क्या देखा गया है कि मान लीजिए एक तरफ 10 लोग हैं और एक तरफ 100 लोग हैं, लेकिन 100 लोग में अगर उत्साह नहीं है तो वो क्या है 10 लोगों से भी हार सकते हैं। अगर 10 ही लोग हैं, सिर्फ 10 लोग हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा जोश, मतलब बहुत ज़्यादा जोश है, बहुत ज़्यादा उत्साह है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जोश उत्साह है, तो वो क्या है 100 लोगों को हरा देंगे। क्यों? क्योंकि 100 लोग क्या है इनके जोश को देख करके ही डर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सघोष और अघोष से यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए निम्न में से सघोष वर्ण हैं। अब यहाँ पर देखिए हिंदी जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपका सघोष और अघोष आता है। ठीक है, पहले आप बताइए इसका आंसर होगा क्या, तब मैं आपको बताती हूँ कि सघोष और अघोष आपका होता क्या है। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपको समझिए, यहाँ पर चीज़ें कैसे, पहले मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आप यहाँ पर समझिए। देखिए एक होता है आपका घोष होता है, ठीक है, एक होता है आपका सघोष होता है, सघोष। अब सघोष को ही क्या बोलते हैं? घोष भी बोलते हैं। मान लीजिए खाली घोष आ जाए तब भी आप यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर। अघोष में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो आपको याद रखना, पहला वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर किस में आता है? अघोष में आता है। जैसे कि मान लीजिए का और खा रख लीजिए, ठीक है, चा वाले में चा छा रख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से तो पहला और दूसरा अक्षर और साथ में आपके शा, ठीक है, शा, ठीक है, और सा और हा, ये आपके जो आपके वर्ण हैं, ठीक है, जो आपके अक्षर हैं, ये आपके किस में आते हैं? ये आपके आते हैं अघोष में आते हैं। किस में आते हैं? अघोष में आते हैं। जबकि सघोष बोले या घोष बोले, इसमें कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा। और इसके अलावा सारे स्वर, सारे जो है आपके स्वर तो आपको पता ही है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 स्वर होते हैं। कभी कभी आपका 13 भी आ जाता है। क्यों? जहाँ पर अनुनासिक वाला आपका जो है अनुस्वर विसर्ग को मान लेते हैं, वहाँ पर 13 लिखा जाता है। ठीक है, वैसे स्वरों की संख्या आपकी कितनी होती है? 11 होती है। ऑप्शन में ना हो तो आप 13 भी लगा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको किसको मान लिया जाता है? अंग। जहाँ पर अंग और अह को भी स्वर की कैटेगरी में रख लिया जाता है, वहाँ पर आप 13 मानते हैं। और वैसे आपके स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 11 ही होती है। क्लियर। इसके अलावा मैं यहाँ पर बता रही थी सघोष और घोष के बारे में मैं बता रही थी। देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे कि का खा तो हो गया ना, ग घ अड़, ये आपके ग घ अड़ा हो गए। ठीक है, इसके अलावा सारे स्वर आपके हो गए। इसके अलावा आपके य र ल और वा, ये भी आपके जो वर्ड हैं वो भी किस कैटेगरी में आते हैं? वो भी आपके सघोष या घोष कैटेगरी में आते हैं। वर्णमाला से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्णमाला आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको रिवीजन कर लीजिए, इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सघोष में कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर छोटा आ, यहाँ कि अ यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे ही स्वर आपके किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। सारे ही स्वर किस में आते हैं? सघोष में आते हैं। और छोटा आ आपका क्या है? वो आपका क्या है? ये आपका स्वर है। का देखिए क्या हो जाएगा? पहला अक्षर हो जाएगा। खा आपका दूसरा अक्षर हो जाएगा। और पहला दूसरा जो अक्षर है वो किस में आ जाता है? अघोष में आते हैं। चा वर्ड वाले में क्या है? चा भी आपका पहला वर्ड है, अक्षर नहीं। ये खा और का क्या है आपके? या आपके क्या है? अक्षर कह लीजिए या वर्ड कह लीजिए। हालांकि वर्ड अक्षर में भी फर्क है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब वर्णमाला कभी डिटेल में बताऊंगी तो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया सारे ही स्वर किस में आते हैं? सारे स्वर आपके सघोष में आते हैं। इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि छोटा आ वाला यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर फटाफट दीजिए। निम्न में से तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द बताना है, यानी कि जो शब्द आपके संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं वो शब्द आपको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर अगम होगा, अमी होगा, आंवला हो जाएगा या आशीष होगा। तो आशीष यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए तत्सम शब्द आप कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर समझिए तत्सम शब्द आप कैसे पहचानेंगे। देखिए थोड़ा मैं बता देती हूँ, वो आपको ट्रिक हो जाएगी एक तरीके से। जिस वर्ड में आपका ये वाला शा आ जाए, जिस वर्ड में आपका ये छत्री वाला छा आ जाए, ठीक है, इसके अलावा आपका मान लीजिए क्या आ जाए, हाँ मान लीजिए री आ जाए कहीं पे, जैसे कि आपका जो है कहीं पे री वाला लगा हो, इस तरीके से आ जाए, तो आप समझ जाइएगा ये जो शब्द होंगे ये ज़रूर आपके तत्सम कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ पर शायद यहाँ पर दे रखा है ना, तो ये आप समझ जाइए। यहाँ पर ये मैं जानने की ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अक्षर अगर आते हैं किसी वर्ड में तो वो किस
किसके हो जाते हैं, वो तत्सम के हो जाते हैं। ज़्यादातर आपको ऐसे ही मिलेंगे, आप जाकर के चेक करिएगा, आपको यहाँ पर ये जो ट्रिक बिल्कुल काम करेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अवर शब्द का विलोम होगा। बताइए अवर शब्द का विलोम क्या होगा, अवर शब्द का विलोम क्या होगा। दूसरा हो जाएगा, अपर हो जाएगा, प्रवर हो जाएगा, अधम हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसका आंसर फटाफट दीजिए, देखते हैं किसका आंसर यहाँ पर सही होता है। ठीक है, जितने लोग भी इस वीडियो को अपलोड होने के बाद देखते हैं वो सारे लोग आंसर दिया करें, उससे पता चलता है कितने लोग यहाँ पर सही जा रहे हैं। तो अवर का जो विलोम होगा क्या होगा, प्रवर यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा, अवर का विलोम क्या होगा, प्रवर, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी के क्वेश्चन चले, 9 पे पहुंच गए। हिंदी के कितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 20 क्वेश्चन मिलते हैं। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन मिलते हैं, 10 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, और आपके जो है इस तरीके से आप याद रखेंगे, हिंदी के आपको कितने मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मिलते हैं। तो हिंदी को आपको अच्छे से तैयार करनी है और 10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलते हैं। हालांकि इंग्लिश भी तैयार करनी, 10 भी जो आपकी संख्या है वो भी आपकी कोई कम नहीं है। कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है, पूछा गया इसमें नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द है जो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। बताइए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर अरविंद बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। क्यों, क्योंकि अरविंद आपका किसका पर्यायवाची, अरविंद आपका कमल का पर्यायवाची होता है। अरविंद आपका कमल का पर्यायवाची होता है, ना कि आपका कामदेव का पर्यायवाची होता है। अनंग आपका कामदेव का पर्यायवाची होता है। ठीक है, कंदर्प भी आपका कामदेव का पर्यायवाची होता है। मनसिस भी आपका कामदेव का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा आप एक और याद रखेंगे, मनमत, ये आपका अक्सर पूछ लिया जाता है। मनमत भी आपका किसका पर्यायवाची होता है, ये भी आपका कामदेव का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा मीन, मीन मीन्स मछली भी होता है, तो मीन का भी किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो वो भी कामदेव। और इसके अलावा कौन से याद रखें, मनोज। तो यहाँ पर इतने आपको पर्यायवाची किसके याद करने हैं, कामदेव के। इतने पर्यायवाची आपको अच्छे से याद रखने हैं। समझ में चीज़ें आ रही हैं, चीज़ें अगर समझ में आ रही तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शेयर किया करिए जिससे कि और स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों से कनेक्ट हो पाए और लोग यहाँ पर क्लास को देख पाएँ, जुड़ पाएँ हम लोगों से और चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ चुके हैं। जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लास्ट क्लास में मैंने आपको संज्ञा यहाँ पर कायदे से बता रखी थी, संज्ञा के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी संज्ञा में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, सब कुछ मैंने बता रखा था। बताइए यहाँ पर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है जातिवाचक और फिर देखना है व्यक्तिवाचक। जातिवाचक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, तो कॉमन नाउन। ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। व्यक्तिवाचक को क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं हिंदी को इंग्लिश से और इंग्लिश को हिंदी से रिलेट करके पढ़ाऊंगी, तो आपको चीज़ें इंग्लिश भी समझ में आएगी, हिंदी भी समझ में आएगी। ठीक है, ठीक है। तो जातिवाचक जो है आपका, वो किसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी विशेष नाम को क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक। जैसे मान लीजिए मैंने आपका शहर कह लिया, तो शहर जो होगा वो आपका किस में आ जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। अगर इसी शहर का मैंने नाम ले लिया कानपुर, तो कानपुर आपका किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। समझ में बात आई कि अगर आपसे कहें कानपुर, तो कानपुर किस तरीके की संज्ञा हो जाएगी, तो आपको याद रखना ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर आपसे कहा जाए कि आप कानपुर गए हैं, तो आप कानपुर ही कहेंगे। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए शहर गए, तो शहर आपका लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, ठीक है, नोएडा, कोई भी शहर हो सकता है। ठीक है, तो विशेष नाम के लिए हम क्या लगाते हैं, व्यक्ति। ठीक है, और कॉमन नाम के लिए यानी कि जो आपकी पूरे समूह, पूरी प्रजाति, पूरी इसका जो है अगर डिनोट करता है, तो वो क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। संज्ञा कहते हैं किसे, किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसकी संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ के नाम को क्या करते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन भी क्या एक तरीके हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है, तो संज्ञा का मतलब किसी भी चीज़ का नाम हो, जैसे कि दीवार ले लीजिए, पंखा ले लीजिए, दरवाज़ा ले लीजिए। ठीक है, मोहन, सोहन, रोहन, ठीक है, और सीता, गीता, ये ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर देखिए जातिवाचक, अब यहाँ पर कौन सा जातिवाचक पहले हम ढूंढेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो नगर है वो आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। सही है, नगर आपका जातिवाचक हो जाएगा। पूछा क्या गया है कि गलत पूछा गया, गलत पूछा गया, ध्यान रखिए। नगर आपका जातिवाचक हो गया और जयपुर भी आपको क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्त्री आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक। स्त्री भी बहुत सारी स्त्रियाँ आती हैं और श्वेता उस स्त्री का क्या है, एक स्पेशल नेम है, तो ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन यहाँ पर ये सही हो जाएगा।
ठीक है। पर्वत, पर्वत में आपका क्या हो जाएगा, पर्वत आपके बहुत से पर्वत हैं, ठीक है। अगर आपसे पर्वत में पूछ लिया जाए हिमालय, तो हिमालय क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर कौन सा गलत होगा, तो यहाँ पर कुत्ता और पिल्ला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुत्ते में भी बहुत आपके आ जाते हैं और पिल्ले में भी आपके बहुत आ जाते हैं। कुत्ते का अगर मान लीजिए नाम दे दिया जाए, टॉमी दे दिया जाता, तो आपका क्या है, एक हो जाता जातिवाचक, एक हो जाता व्यक्तिवाचक हो जाता, ठीक है। फिलहाल ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी में वचन कितने होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं, यानी कि संख्या को डिनोट करने के लिए वचन होते हैं। तो हिंदी में आपके एक वचन होते हैं, हिंदी में आपके वचन कितने होते हैं, 2 होते हैं या 3 होते हैं, इन दोनों में से बताइए हिंदी में आपके वचन कितने होते हैं, 2 होते हैं 3 होते हैं। तो बिल्कुल हिंदी में आपके कितने होते हैं, 2 वचन होते हैं, यानी कि एक वचन और बहुवचन, ठीक है। क्वेश्चन इजी लग रहा है, लेकिन कभी कभी 3 भी बता देते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस तरीके से भी लोग समझ के लगा देते हैं ना, तो यहाँ पर फिर हो जाता है गड़बड़। तो होना क्या चाहिए आपका, सिर्फ एक वचन। हिंदी में आपके सिर्फ 2 वचन होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, एक वचन और बहुवचन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइए। अब आपको मैंने अकर्मक और सकर्मक क्रिया बता रखी है। अकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म ना हो, ठीक है। अकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म ना हो, क्या ना हो, कर्म ना हो। कर्म का मतलब जिसमें आपका ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ना हो। सकर्मक का मतलब क्या होता है, सकर्मक का मतलब क्या होता है, सकर्मक का मतलब क्या होता है, यानी कर्म के साथ कर्म हो। सकर्मक जिसका मतलब क्या होता है, जिसमें कर्म हो, ठीक है। इसमें कर्म ना हो और इसमें कर्म हो, आप समझिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो काम होता है, जो कार्य होता है, उसका इफेक्ट किस में पड़ता है, उसका इफेक्ट हमेशा सब्जेक्ट पे पड़ता है। समझिए यहाँ पर कि अकर्मक क्रिया, अकर्मक सेंटेंस में या अकर्मक वाक्य में, ठीक है, जो आपका काम होता है उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, उसका इफेक्ट पड़ता है सब्जेक्ट पे पड़ता है। सब्जेक्ट यानी कि किस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है। और सकर्मक में क्या होता है, इसके कार्य का जो आपका इफेक्ट है वो किस पे पड़ेगा, वो हमेशा किस में पड़ता है, कर्म पे पड़ता है। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए एक चीज़ आप और समझिए यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ और समझिए, मान लीजिए किसी सेंटेंस में मान लीजिए आपका कर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं लिख रही हूँ, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे मैंने कहा मैं स्कूल गई, मैंने कहा मैं स्कूल गई, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। और मैंने कहा मैं गई, ठीक है, ये भी मैंने कह दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाना, गई मतलब जाना, ठीक है, जाने को कहते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा, गई मतलब जाना। तो जाना यहाँ पर किस तरीके की क्रिया हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें आप ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, स्कूल यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, स्कूल यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है। और यहाँ पर भी गई, यहाँ पर भी क्या है, जाना है, लेकिन यहाँ पर स्कूल नहीं दे रखा है। लेकिन फिर भी ये किस तरीके से क्रिया हो जाएगी, ये आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये जो क्रिया है कैसी हो जाएगी, ये भी आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें आपकी ऑब्जेक्ट होने की संभावना है। ऐसे वर्ड जिसमें आपका ऑब्जेक्ट होने की संभावना हो सकती है वो क्या है, आपके सकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। समझिए, ऐसे देखिए, ऐसी क्रिया जिसमें आपके कर्म होने की संभावना हो सकती है। कर्म है तब तो कोई बात ही नहीं, और कर्म होने की अगर संभावना हो सकती है तब भी वो क्रिया कैसी होती है, वो क्रिया आपकी सकर्मक क्रिया होती हैं। समझ में आता है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि मैं गई तब भी आपकी कौन सी हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी, और मैं स्कूल गई तब भी आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। पूछा यहाँ पर गया, फिलहाल अकर्मक गया है। पढ़ना क्या हो जाएगा, आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो जैसे बोल सकते हैं ना, मैं किताब पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं नॉवेल पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पढ़ना क्या हो जाएगा, एक कैसी क्रिया, सकर्मक हो जाएगा, ठीक है। और उसका कर्म कौन सा होगा, और कम, जैसे मैं लिखती हूँ, ठीक है, मैं लिख के चीज़ें बताती हूँ तब चीज़ें आपको समझ में ज़्यादा आएंगी। मैं किताब पढ़ रही हूँ, ठीक है, पढ़ रही हूँ या पढ़ती हूँ, कुछ भी लिख लीजिए, पढ़ रही, ठीक है। तो पढ़ना आपका क्या हो जाएगा, आपका कर्म, पढ़ना आपकी क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। पढ़ना आपकी क्या क्रिया हो जाएगी, और किताब आपका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, ठीक है, कर्म हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, किताब पे। मैं किताब पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, तो किताब पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, किताब पढ़ रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपकी पढ़ना है वो किस तरीके से क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया यहाँ पर हो जाएगी। समझ में बात आई, क्लियर।
लेना, तो लेना भी किस तरीके की क्रिया हो जाएगी, तो लेना भी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसको भी आप सेंटेंस में यूज़ करके देख लीजिए। खाना, जैसे कि मैं खा रही हूँ, खाना खा रही, पिज़्ज़ा खा रही, मैंने बताया था, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। रोना आपकी किस तरीके की क्रिया होगी, वो आपकी होगी अकर्मक क्रिया होगी। रोना, हंसना, आपकी ये जो क्रिया है वो हमेशा कैसी होती है, अकर्मक क्रिया होती हैं। जैसे मैंने कहा बच्चा रो रहा है, अगर मैंने कहा बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, तो रोना आपकी किस तरीके की क्रिया हो गई, आपकी हो गई अकर्मक। अब कैसे अकर्मक हो गई ये भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसमें कर्म, इसमें ध्वनि ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चा क्या रो रहा है। अब देखिए कर्म आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, किसी सेंटेंस में अगर आपको कर्म को निकालना है, ठीक है, कर्म को यानी कि ऑब्जेक्ट को निकालना है, तो आप किस तरीके से पता करेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो क्रिया में सुनिए, क्रिया में अगर आप क्वेश्चन किसका लगाएंगे, किसे, किसे या किसको, किसे या किसको या क्या, ठीक है। इन तीन का क्वेश्चन अगर लगाते हैं और अगर उसका आंसर आपको मिल जाता है, तब आपका मतलब होता है कि वो क्या है, आपका कर्म है। जैसे हमने कहा बच्चा रो रहा है, तो कौन रो रहा है, अगर मैंने कहा कौन रो रहा है, सॉरी है, किसे रो रहा है, किसे रो रहा है नहीं पता, किसको रो रहा है नहीं पता, क्या रो रहा है नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका नहीं है। अगर यही मैंने कहा किताब, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, फिर से समझिए, मैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, सुन लीजिए, मैं किताब, ठीक है, पढ़ रही हूँ, पढ़ती हूँ या पढ़ रही हूँ, पढ़ रही हूँ, ठीक है, पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो क्या पढ़ रही हूँ, क्या क्या मैंने कहा, क्या क्या आंसर करेंगे, क्या पढ़ रही हूँ, तो किताब पढ़ी, इसका मतलब उसका आंसर निकल रहा है। तो पढ़ना आपकी किस तरीके की क्रिया हो गई, ये आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ऑब्जेक्ट निकालना कैसे है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए किसी भी वाक्य का आप ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, क्रिया में कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे, किसे, किसका क्वेश्चन लगाएंगे, किसे, किसको, ठीक है, और क्या। अगर इन तीन के क्वेश्चन लगाने से अगर आपको आंसर मिलता है तो वो उसका क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है, ठीक है। तो वो उसका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है, वर्ब कैसे निकालेंगे। तो ये आपको सबसे पहले तो यही आना चाहिए। पता चला आप जो है हर जो पीछे वाली चीज़ को, यानी कि सेंटेंस के पीछे वाली चीज़ को आप क्या है, ऑब्जेक्ट समझ ले, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाएगी। क्लियर हो गए। तो यहाँ पर ओवरऑल आंसर आपका राइट कौन सा हो जाएगा, रोना यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया है तो आप बताइएगा मुझे, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से यहाँ पर और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की, किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें क्या है, उपसर्ग नहीं है। तो बिल्कुल आपको कौन सा हो जाएगा, स्वार्थ, सीधे सीधे आपको बताइए, ठीक है। इसमें आपका आ छोटा आ उपसर्ग हो गया, यहाँ पर भी आ उपसर्ग हो गया, और यहाँ पर सु यहाँ पर क्या हो गया, इसमें भी उपसर्ग हो गया। तो इस तरीके से स्वार्थ जो आपका है वो क्या है, इसमें आपका कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दीजिए आंसर जल्दी से। किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है। संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है। मात्रा और आनंद को जब आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये आपका कैसे बनेगा, तो ये आपका कैसे बनेगा, तो मात्र, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए, जो आपका ये मात्रानंद बना हुआ, ये कैसे बना हुआ है, ये आपका बनता है मात्र, यानी कि ये आपकी री लगेगी, ठीक है। धन और आनंद कौन सा हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये इतना समझिए। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, किसके बारे में, संधियों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, ठीक है, संधियों के बारे में। तो मात्र धन आनंद मिलके क्या बनेगा, आपका ये वाला मात्रानंद बन जाएगा। अब कैसे बन गया ये भी आपको तो पता होना चाहिए, आखिर ये बन कैसे गया, आखिर आपका ये वाला क्यों नहीं सही हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर संधि यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, तो आपको याद रखना ये संधि आपकी कौन सी हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। अब कैसे यड़ संधि हो जाएगी ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आपका छोटी ई में बोल रही, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, वैसे ई बोलते हैं, ठीक है। छोटी ई या बड़ी ई के बाद अगर आपका क्या आएगा, ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई के बाद अगर कोई आपकी दूसरी आपकी आ जाती है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है, मतलब अन्य जाति के अगर वर्ड आ जाता है, अन्य जाति के अगर अक्षर आता है, ठीक है, विजाति मतलब आती है, तो उसका हम क्या कर देते हैं, छोटी ई और बड़ी ई, यहाँ पर बड़ी ई का क्या कर देते हैं, या कर देते हैं। अगर आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ आएगा तो उसका हम क्या कर देंगे, वा कर देंगे, ठीक है। अगर आपका री आएगा तो उसका हम क्या कर देते हैं, अर कर देते हैं, यानी कि रा कर देते हैं,
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम लोग काट रहे हैं, देखिए इसको हम लोग मतलब काट रहे हैं, मतलब अलग कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या लगा हुआ, देखिए री लगा हुआ, ठीक है, री हो गया, धन हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा आ गया। तो री और धन मिलके क्या बन जाएगा, आपका अर बन जाएगा। क्या बनेगा, आपका अर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन के आ रहा है, ये आपका बन के आ रहा है किसमें, अब देखिए यहाँ पर ता और नीचे आपका रा लग के आ रहा है। समझ में आता है। तो री और आ बन के क्या बन जाएगा, आपका रा बनेगा। क्या बनेगा, रा बनेगा। रा कौन सा आपका यहाँ पर, ठीक है, तो रा बनेगा और रा में बड़ा की मात्रा लग जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, मात्रा लग जाएगी। ठीक है, तो समझ चीज़, मान लीजिए आपका री होता, एक मिनट, री का छत्री लिख दिया मैंने, देखिए मान लीजिए आपका ये वाला होता और प्लस छोटा आ बनता, तो आपका क्या बनता है, यहाँ पर खाली ये वाला बन के आ जाता है। ठीक है, समझ में आता है। अगर मान लीजिए इसमें जो है क्या कहते हैं, ये री है और धन है और बड़ा आ है, तो क्या बन जाएगा, रा में आ की मात्रा है। तो इसी तरीके से ये वाला आपका यहाँ पर समझ में आपकी चीज़ें आई कि नहीं आई, देखिए यहाँ पर ये यड़ संधि की आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या याद रखना है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर चीज़ याद रखनी है कि किसका किसका, ई का या हो जाता, उ का वा हो जाता और री का क्या हो जाता, रा हो जाता, किसमें, यड़ संधि में हो जाता है। तो इसमें और कौन कौन सा, देखिए यहाँ पर भी आपको यड़ संधि दे रखी है, ये वाला भी देखिए आपकी यड़ संधि दे रखी है, पितृ अनुमति। तो क्या बन गया, पितृ अनुमति बन गया। क्यों यहाँ पर देखिए पित्रानुमति क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या आया है, देखिए री आया है यहाँ पर, फिर धन आया और फिर यहाँ पर क्या बना है, छोटा आ आया है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, खाली आपका रा बनेगा, पित्रानुमति। ठीक है, अब यहाँ पर ये पित्रानुमति नहीं दे रखा है। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर है। तो संधि भी आपको इस तरीके से आपको बिल्कुल ज़बानी आपको रटी होनी चाहिए, एग्जाम में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके अलावा सदैव में कौन सी संधि है, सदैव में कौन सी संधि है, तो बिल्कुल आपको पता है ये कौन सी हो जाएगी, ये आपकी वृद्धि संधि है। अब क्यों वृद्धि संधि है, क्यों, क्योंकि देखिए सदा में कौन सा आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। ठीक है, ए और आपका बन गया ए हो गया, और बड़ा आ और ए मिलके क्या बन गया, ठीक है, ए बन गया। ठीक है, बड़ा आ और ए बन के क्या बड़ा आ और ए मिलके क्या बन गया, ए बन गया, यानी कि इसकी क्या होगी, वृद्धि हो गई। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये वृद्धि यहाँ पर संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, अब वृद्धि संधि को मैं बताती हूँ, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका छोटा आ बड़ा आ, ठीक है, छोटा आ बड़ा आ के साथ अगर ए या ए आता है, ठीक है, छोटा आ और बड़ा आ के साथ अगर ए आता है तो क्या हो जाता है, ए ही हो जाता है। ठीक है, चाहे ए आए चाहे ए आए, लेकिन होगा क्या, ए हो जाएगा। ठीक, अगर आपका छोटा आ, ठीक है, यहाँ पर अगर आपका छोटा आ और आपका क्या है, बड़ा आ आता है और साथ में फिर अगले पद में क्या आएगा, ओ आएगा और क्या आएगा, औ आएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, औ ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमेशा वृद्धि वाले ही होगा। ठीक है, तो आ के साथ अगर ए आता है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आ के साथ ओ आता है तो क्या हो जाएगा, ये औ हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, इसीलिए देखिए सदैव यहाँ पर लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाली चीज़ यहाँ पर फॉलो की है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर ये वाली चीज़ नहीं, यहाँ पर आपकी ये वाली चीज़ आपकी फॉलो की, ये वाला रूल फॉलो किया है, इसलिए यहाँ पर ये वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि यहाँ पर हो जाएगी। और ये वाले में कौन सा रूल फॉलो आपका किया गया है, ये वाले में रूल आपका ये वाला फॉलो किया गया है, इसी वजह से ये आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, ये भी आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, तो संधि में आपको इतनी चीज़ यहाँ पर क्लियर मैंने की। आई होप आपको चीज़ें ज़रूर समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बोल जाती हूँ तो हो सकता है आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक हो रही होगी। ठीक है, लेकिन वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी। ठीक है, तो बताइएगा मुझे, थोड़ा सा मैं धीरे धीरे बोला करूँगी क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत थोड़ा स्पीड में बोलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आ चुके हैं। जल्दी से बताइए, बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताइए। अब यहाँ पर उदाहरण नहीं है, देखिए नहीं है, यही देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, समास का उदाहरण नहीं है, तो बारहसिंगा जो है वो आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये किस समास का उदाहरण है। ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, बहुब्रीहि तो आपका नहीं ही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बताना क्या है, बारहसिंगा आपका किस समास के अंतर्गत आता है। क्लियर, समझ में आते हैं। बहुब्रीहि समास की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, जो दो पद दिए होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, आपके विशेष नहीं होते हैं, दोनों पद आपके क्या समान होते हैं। इसमें क्या होता है, जो तीसरा जो मीनिंग निकलता है वही आपका बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, जैसे लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका,
तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, लंबोदर। जो लंबा हो उदर जिसका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, लंबा हो उदर जिसका, वो किस किस भगवान का नाम आएगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से बहुब्रीहि समास में क्या होता है, तीसरा शब्द निकल के आता है, तीसरा मीनिंग निकल के आता है। ज़्यादातर आपके क्या होते हैं, वो आपके कौन होते हैं, ज़्यादातर आपके इसमें भगवान के ही नाम आते हैं। ठीक है, तो लंबा हो उधर जिसे अर्थात गणेश यहाँ पर राइट हो जाएगा। चक्रपाणी, चक्रपाणी यानी कि चक्रपाणी, अब यहाँ पर देखिए मैं लिखती हूँ चक्रपाणी। अब पाड़ी का मतलब क्या होता है, पाड़ी का मतलब होता है हाथ होता है। चक्र हो जिसके हाथ में, अर्थात कौन हो जाएंगे यहाँ पर, चक्र हो जिसके हाथ में, तो यहाँ पर विष्णु जी यहाँ पर हो जाएंगे। तो इस तरीके से चक्रपाणी हो, लंबोदर हो, अजान बाहु हो, ठीक है, और क्या दशानन हो, ये सारे आपके जो उदाहरण हैं वो किसके हैं, बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, बहुब्रीहि समास के बारे में इतनी चीज़ आपको समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना। ये क्या है, आपका मुहावरा है। कार्य कर लिया, उसके बाद जांच कर रहे हैं कि वो कार्य आपका सही है या गलत, यानी कोई डिसीजन आपने ले लिया, फिर आप सोच रहे हैं कि आपने सही किया या गलत किया, तो इसका आपका पूछा गया कहावत कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पानी पीकर जात पूछना। देखिए पहले की जो कहावत थी वो बहुत ज़्यादा कास्ट पे बनती थी। ठीक है, तो पानी पीकर जात पूछना यानी कि कोई ऐसा मतलब है जो नीची जाति का है, नीची जाति का है। अब नीची जाति, मेरा कहने का सेंस ये नहीं कि यहाँ पर पहले जो क्या होता था, जो पहले कहावतें इसी तरीके से बनती थी, जो कहावतें बहुत गलत कहावतें होती थी। क्यों, क्योंकि इसमें एक जाति विशेष को क्या है, निम्न कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, और ये जो आपकी चीज़ है, ये आपकी बहुत गलत चीज़ है कि एक जाति विशेष को क्या है, अब गलत यानी कि नीचे की कैटेगरी में रख दी जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इस तरीके से लिया जाएगा। मान लीजिए कोई यहाँ पर उच्च जाति का है और उसने निम्न जाति के यहाँ पानी नहीं पीना था और उसने पी लिया, फिर बाद में उससे पूछा गया तो पता चले वो एक नीची कास्ट का निकला, फिर वो क्या है, पछता रहा है कि वो मतलब जाके मतलब अपने को शुद्धि कर रहा है, ये कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है ना। तो ये सारी कहावतें आपकी इस तरीके से बनती है, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखनी है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है, बताइए यहाँ पर कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार हो जाएगा यानी कि सिमली हो जाएगा, रूपक अलंकार यानी कि मेटाफर हो जाएगा। ठीक है, श्लेष अलंकार होगा या उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, इनमें से आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब किसी की तुलना किसी से की जाती हो, उसमें कोई एक जो है गुण आपका समान होता है और उस गुण के आधार पर जब किसी की तुलना किसी से की जाती है, ठीक है, तब वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिमली बोलते हैं। ठीक है, तो सिमली में भी क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, एक चीज़ की दूसरी चीज़ से कंपेयर की जाती है और उसमें एक गुण कम से कम कॉमन होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें एज सो लाइक का यूज़ होता है। यहाँ पर हिंदी में क्या है, सी हो जाएगा, ठीक है, समान हो जाएगा, ठीक है, सा हो जाएगा। तो जो आपके कंपैरिजन वाले जो शब्द हैं वो आपके यूज़ अगर होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो आपके उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है, रूपक अलंकार में क्या होता है, इसमें डायरेक्ट चीज़ को वैसा ही बना दिया जाता है, जैसे कि कहेंगे आपका मुख चंद्रमा है। मान लीजिए आपने कहा आपका मुख क्या है, मुख कैसा है, चंद्रमा है, कैसा है, चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा है, तो उनके मुख को क्या सीधे चंद्रमा कह दिया, तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। अगर आपने कहा आपका मुख जो है चंद्रमा के समान है, अगर आपने कहा आपका मुख चंद्रमा के समान लग रहा है, चंद्रमा के समान क्या है, मतलब खूबसूरत है, समान है, ठीक है, तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, समान लग गया तो आपका कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। क्लियर है। तो रूपक उपमा अलंकार में दोनों में कंपैरिजन होता है, दोनों में तुलना होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, तुलनात्मक शब्द का यूज होता है उपमा अलंकार में। तो उपमा अलंकार में तुलनात्मक शब्द का यूज होता है, कंपैरेटिव वर्ड्स का यूज होता है, लेकिन आपका रूपक अलंकार में आपके जो आपके क्या कहते हैं, जो कंपैरेटिव वर्ड्स होते हैं उन सभी का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्प्रेक्षा आपको सीधे याद रखना है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ मनु मनु जनो जनु इस तरीके से आपको शब्द मिल जाए तो समझ लीजिएगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, श्लेष अलंकार में क्या होते हैं, तो इसमें चिपके हुए जो है एक शब्द के कई मीनिंग निकल के आते हैं। ठीक, क्लियर हुआ, चारों ऑप्शन आपको मैंने क्लियर कराया। चलिए, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें,
वीडियो को शेयर करें। और आप जाहिर सी बात है सुपर टेट की आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लास शुरू हुई है, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट भी आप क्या होंगे, नए होंगे, ठीक है। तो बस आप मुझे कितना देंगे टाइम, सिर्फ आप मुझे 1 मंथ का टाइम देंगे। 1 मंथ के टाइम के बाद आप देखिएगा अपनी प्रेपरेशन, देखिएगा कि आपकी प्रेपरेशन किस लेवल की जा रही है, और सारी चीज़ें मैं बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगी, ठीक है, जो आपके सुपर टेट केवीएट DSSB के लिए होंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं कि ISPCS के क्वेश्चन मैं आपको कराऊँ और वो आपके क्या है यूजफुल ना हो, आपके एग्जाम में आए भी ना, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें मैं कराने वाली नहीं। चलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने बताया टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड ही क्लासेस आपकी यहाँ पर चलती हैं, बस आपको इसके अलावा कोई भी क्लासेस आपको फिलहाल तो देखने को नहीं मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है शब्द युग्म अवर अपर का सही अर्थ बताइए। तो आपका अवर और अपर का सही अर्थ बताना है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। अभी तक आपके हिंदी के क्वेश्चन ही चल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है जब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, डिटेल के साथ करेंगे, तो क्या है आपकी क्लास लंबी ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप चाहते सीधे आंसर को बता करके चीज़ें करा दी जाए तो मैं इन क्वेश्चन को आपको विदिन 20 मिनट्स में भी करा सकती हूँ, लेकिन उससे आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलिए, अवर अपर का सही अर्थ होगा क्या है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है क्या होगा, तो निम्न और अन्य, ठीक है। अवर का मतलब क्या हो जाए निम्न, और अपर का मतलब क्या हो जाए अन्य। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। जिसने भी ऑप्शन बी दिया है तो उन सभी का आंसर यहाँ पर सही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी की तरफ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ चुके हैं। जल्दी से बताइए, बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। मान लीजिए आप किसी को लेटर लिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अभिवादन के लिए कौन से शब्द का यहाँ पर यूज़ करेंगे, बताइए। यहाँ पर सप्रेम, ठीक है, बड़ों के लिए पूछा गया है, सप्रेम, सादर प्रणाम, ठीक है, साइस्नेह या चिरंजीवी, चिरंजीव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए। विच वन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, विच वन इज राइट, बताइए यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर बड़ों के लिए आप क्या बताएंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सादर प्रणाम। बड़ों से लिखते हैं तो क्या करते हैं, सादर प्रणाम, यानी कि आदर के साथ आपको प्रणाम। सप्रेम किसे कहेंगे, जो आपके बराबर के होंगे, यानी कि आपके जैसे कि फ्रेंड है, कलीग हैं, जो आपके साथ में हम उम्र के जो लोग होंगे, उनके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, सप्रेम यूज़ करेंगे। यानी कि जो आपके बराबर के होंगे तो उनके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, सप्रेम नमस्कार आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा कुछ लोग नमस्ते बोलते हैं, कुछ लोग नमस्ते बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं नमस्कार बोलते हैं, ठीक है, नमस्कार भी बोलते हैं, ठीक है। तो नमस्कार अपने से जो बराबर जो लोग होते हैं उनको नमस्कार बोला जाता है, जो अपने से बड़े होते हैं उनके लिए क्या बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं। तो ऐसा भी होता है ना। तो आप ये मुझसे बेहतर तो आप जानते होंगे नमस्ते और नमस्कार में फिलहाल। चलिए, साइस्नेह क्या है, साइस्नेह क्या होता है, तो साइस्नेह अपने से छोटों के लिए क्या लगाते हैं हम, साइस्नेह लगाते हैं, यानी कि स्नेह के साथ, प्यार के साथ, ठीक है। साइस्नेह क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, छोटों के लिए हो जाएगा। चिरंजीव तो आपको पता ही है, आप चिरंजीवी भव इस तरीके से आंसर देते हैं, इस तरीके से मतलब क्या है आप दुआ देते हैं ना, चिरंजीवी हो यानी कि क्या है, जुग जुग जियो, और क्या कहते हैं लाइफ लॉन्ग, यानी कि लंबी उम्र के लिए जो दिया जाता है उसको चिरंजीवी बोलते हैं, ठीक है। चिरंजीवी वर्ड आता भी है तो याद रखिएगा, जिसकी क्या है, चिरंजीव का मतलब क्या होगा, जिसकी क्या कहते हैं उम्र क्या हो, जिसकी क्या आयु क्या हो, लंबी हो, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पन्नग का समानार्थी शब्द क्या होगा, पन्नग, पन्नग का समानार्थी शब्द क्या होगा, उरग हो जाएगा, पिक हो जाएगा, पिनाक हो जाएगा या केसरी हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर पन्नग के लिए आपको क्या याद रखना, सर्प, ठीक है, सर्प को ही क्या बोलते हैं, पन्नग बोलते हैं। जबकि आपका पिक किसके लिए यूज होता है, कोयल, ठीक है, पिक किसे कहते हैं, कोयल को कहते हैं। किसको कहते हैं, एक मिनट, कोयल को कहते हैं। इसके अलावा केसरी किसे कहते हैं, तो ये किसको कहते हैं, सिंह को कहते हैं, ठीक है। पिनाक किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना धनुष को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके हिंदी के 20 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर करवाए, ठीक है, 20 क्वेश्चंस आपको मैंने कराए। अब आपके स्टार्ट होते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आपकी पता है मेरिट यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाने वाली है। क्यों, क्योंकि अब आपको पता ही है कि कैंडिडेट आपके बढ़ते ही जा रहे हैं, और मेरिट बेस पे अगर हुआ तो जिनकी मेरिट ज़्यादा है, मान लीजिए जिनके हाई स्कूल इंटर वगैरह में ज़्यादा मार्क्स हैं तो उनको तो फिर भी इतना नहीं, लेकिन जिनके यहाँ पर कम मार्क्स हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की यहाँ पर ज़रूरत है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पैसेज को देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर पैसेज को देखते हैं, ठीक है। अब इसको हिंदी भी आपको समझनी है। द फ्लोटिंग विलेज इज़ फेमस फॉर इट्स, बताइए, द फ्लोटिंग विलेज इज़ फेमस फॉर इट, फ्लोटिंग जो विलेज है वो किस लिए फेमस है। अब इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, इसका आंसर आपको मिलेगा इस पैसेज में। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर समझिए, हिंदी को भी समझिए क्योंकि आपका इंग्लिश में आपको हिंदी निकालनी भी आनी चाहिए। इन दिस फ्लोटिंग विलेज इन ब्राज़ील, ठीक है, देयर इज़ ओनली वन वे, एक वे होता है टू ट्रैवल करने का।
स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, स्टूडेंट कैसे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, किसके जरिए जाते हैं, बाई बोट के जरिए जाते हैं। लोकल वो जो लोकल लोग होते हैं गो टू वर्शिप, वर्शिप करने किसके जाते हैं, शिप के। यानी कि कहने का मतलब जो आपके स्टूडेंट होते हैं जो वर्शिप करने जाते हैं वो सारे किससे जाते हैं, नाव से जाते हैं, बोट से जाते हैं। टैक्सीज अराइव बाई बोट, टैक्सीज भी किसके जरिए आती हैं, बोट के जरिए आती हैं, ठीक है। इसके अलावा इवन द सॉसर फील्ड इज ऑफन अबोट, जो सॉसर फील्ड होते हैं, यानी कि सॉसर फील्ड का मतलब क्या होता है, जो खेल के मैदान होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी अक्सर बोट ही हुआ करते हैं, ठीक है। देखिए मैं इसको जूम कर देती हूँ तो चीज़ें आपको बड़ा दिखे। देयर आर 3 होममेड फील्ड, अब यहाँ पर 3 होममेड फील्ड थी, ठीक है, फील्ड हैं ऑन द लैंड बट दे आर सबमर्ज, वो क्या हो गई, मर्ज हो गई हैं, ठीक, सबमर्ज। नाउ अब इन द एनुअल फ्लडिंग, क्या है, एनुअल फ्लडिंग ऑफ द ब्लैक रिवर, ब्लैक रिवर की जो आपकी बाढ़ के कारण क्या हो गई, वो भी क्या है, सब एक में मिल गई हैं। इफ़ द वुडन गोल पोस्ट हैड नेट्स, यानी कि वुडन गोल पोस्ट हैड नेट, उसमें जो नेट होती है वो भी दे वुड बी यूजफुल दिस टाइम, अब ये किसके लिए मतलब हो गई हैं, वो भी क्या हो गई, आप फियर ओनली फॉर कैचिंग फिश, वो भी किसके काम आ रही, सिर्फ मछली पकड़ने के काम आएंगी। आ रही हैं, आएंगी, ठीक है। यंग प्लेयर्स एंड एडल्ट्स इम्प्रोवाइज, क्या कर रहे हैं, अब इम्प्रोवाइज कर, इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। अब प्लेयर्स, अब देखिए प्लेयर्स की यहाँ पर बात हो रही बार बार। दे प्ले सॉसर एट अ कम्युनिटी सेंटर, किस पे से खेल रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर पे। दैट हैज़ अ रूफ, जिसमें क्या है, आपकी रूफ होती है यानी छत होती है, बट नो वॉल, जिसमें आपकी दीवार नहीं होती हैं। दे प्ले ऑन द डॉक ऑफ द रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट की डॉक पर खेलते हैं, ठीक है। एंड दे प्ले ऑन अ पार्क्ड फेरी, यानी कि पार्क फेरी का मतलब जो आपकी नाव, यानी कि नाव को खड़ी करके उस पर खेलते हैं। अ फ्यू वियरिंग लाइफ जैकेट, कुछ क्या करते हैं उसमें जैकेट्स पहनते हैं, क्यों जैकेट, टू कुशन देयर फॉल, यानी कि अपनी मतलब जैसे कि आपने देखा होगा जब युद्ध करते हैं तो शील्ड वगैरह पहन लेते हैं बचने के लिए, उसी तरीके से जैकेट पहनते हैं जिसमें कि वो चीज़ें क्या मतलब उससे बच सके। द हाई वाटर मार्क इन द रियो नेग्रो दिस ईयर वॉज द 5th हाईएस्ट इन मोर देन अ सेंचुरी ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से इस वर्ष रियो नेग्रो में उच्च जल का निशान, ठीक है, निशान मार्क की गई, तो क्या एक सदी से भी अधिक समय में 5वां सबसे ऊंचा स्थान था। तो ये आपकी मतलब जो ओवरऑल जो इसका सेंस यहाँ पर निकल के यहाँ पर ही आता है, ठीक है। तो इतनी आपको चीज़ें समझ गई। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चलते हैं, इतनी चीज़ें यहाँ पर हो गई। देखिए द फ्लोटिंग विलेज इज फेमस, फ्लोटिंग विलेज किसके लिए फेमस है, तो यहाँ पर याद रखना क्रेज फॉर स्पोर्ट, यानी कि इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी उनको क्या है, स्पोर्ट्स में क्या है, क्रेज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। देखिए सेंस के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें निकालनी होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर जिसने ऑप्शन बी दिया उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सर्वाइल मेसरीज मीन्स क्या होता है। तो मैं सीधे इसको ऐसे ही बता देती हूँ, तो याद रखिएगा, इसका फिलहाल देख भी लीजिए आप लोग। देखिए क्या होगा यहाँ पर, बताइए, दिख रहा है, अब देखिए दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा होगा। 22 का आंसर फटाफट देना है, 22 का आंसर देना है। तो इसका मतलब होता है हम्बल मैसेंजर्स, इसका मतलब होता है सर्वाइल इमर्सरीज का मतलब क्या होता है, हम्बल मैसेंजर मतलब इसका होता है, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, जैसे कि आपका यहाँ पर आया डेथ सर्वाइल इमर्सरीज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि जो क्या हो जाएगा कि डेथ के, यानी कि जो मृत्यु के दास दूत, इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो हम्बल मैसेंजर्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, समझिए इसको फटाफट समझिए। विच वर्ड कैन नॉट बी प्लेस्ड एज हेड वर्ड। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पता भी तो आपको हो कि ये क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया, अभी मैं इसको कायदे से एक्सप्लेन करती हूँ, समझिए इसको चीज़ों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर विच वर्ड कैन नॉट बी प्लेस, जिसको क्या प्लेस नहीं कर सकते हेड वर्ड के रूप में इन सब्जेक्ट में। देखिए आपके सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं, पहले आपको याद रखना है सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं। सेंटेंस में आपके 2 पार्ट होते हैं, कौन सा, एक तो होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा आपका कौन सा होता है, प्रेडिकेट होता है, ठीक है। एक तो होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा कौन सा आपका होता है, प्रेडिकेट होता है, ठीक है। इतना समझिए पहले आपको, ठीक है। एक तो आपका सब्जेक्ट हो गया और दूसरा आपका प्रेडिकेट हो गया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में चीज़ें पूछी गई तो मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर चीज़ें बता दूँ तो आप यहाँ पर समझ पाएँ कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए सब्जेक्ट के भी कई पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट में लिखती हूँ, सब्जेक्ट के भी आपके कई पार्ट होते हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन से पार्ट सब्जेक्ट के होते हैं, यहाँ पर डायग्राम आप चाहे तो बना सकते हैं। सब्जेक्ट के भी आपके मुख्य रूप से 2 पार्ट होते हैं, वैसे आपके 3 पार्ट होते हैं, तो मैं यहाँ पर 3 पार्ट लिख रही हूँ। कौन कौन सा एक हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा क्वालिफायर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा क्वालिफायर्स,
ठीक है, क्वालिफायर्स हो जाएगा। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा हेड वर्ड। हेड वर्ड को ही क्या बोलते हैं, हेड वर्ड को ही क्या बोलते हैं, मेन वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हेड वर्ड आए या मेन वर्ड आए तो आप समझ जाइएगा एक ही चीज़ है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, अलग अलग ना समझने लगिएगा। इसके अलावा तीसरा कौन सा आपका होता है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जगह नहीं है, तो तीसरा कौन सा होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है। कौन सा, एडजेक्टिव, एक मिनट रुकिए, ठीक है, तीसरा कौन सा आपका हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ पर हो जाएगा। तो इतने आपके क्या होते हैं, सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं। अगर हम इसकी बात करें, क्वालिफायर की बात करें, तो क्वालिफायर को भी किसमें क्या है, दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया गया है। ठीक है, एक तो आपका हो जाएगा डिटर्मिनर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डिटर्मिनर हो जाएगा, डिटर्मिनर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। समझिए, यहाँ पर चीज़ें समझिए, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अब इसको पहले देख लीजिए, आप पहले इसको देख लीजिए, तब मैं आगे चलती हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट के आपके मुख्य रूप से आप 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिफायर आपका हो गया, ठीक है, हेडवर्ड हो गया और आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है, इसी तरीके से क्वालिफायर्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। आपका एक तो डिटर्मिनर हो गया और दूसरा आपका कौन सा हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, आपका जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो अक्सर आपका किसके, यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि जो मेन वर्ड होता है, जो मेन वर्ड होता है या हेड वर्ड होता है, उसके हमेशा किसके बाद में ही होता है। ठीक है, हर सेंटेंस में ये सारी चीज़ें हों ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, हर सेंटेंस में आपको ये सारी चीज़ें मिले कि उसमें क्वालिफायर भी हो, हेड वर्ड भी हो, आपका डिटर्मिनर भी हो, एडजेक्टिव भी हो, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक, आप समझिए, यहाँ पर एक मैं सेंटेंस लिखती हूँ तब आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी। सेंटेंस में लिखती हूँ तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर इस साइड में लिखती हूँ। जैसे कि मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा, ठीक है, आ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, गर्ल, एक मिनट, इसको मैं सुनिए, यहाँ पर सेंटेंस आ ही नहीं रहा है। देखिए, आ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, अ ब्यूटीफुल गर्ल इज गोइंग, ठीक है, गोइंग टू स्कूल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको इससे तो खैर मतलब नहीं। जो आपका हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो आपका मेन वर्ब के बाद वाला जो सेंटेंस है, मेन वर्ब के बाद वाला जो पार्ट है, वो आपका क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। जो आपका वर्ब के बाद वाला जो आपका पार्ट है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, और ये इधर वाला पार्ट है भी आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी हम यहाँ पर फिलहाल बात करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो गर्ल होगा वो आपका कौन सा वर्ड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हेड वर्ड हो जाएगा। कौन सा वर्ड हो जाएगा, हेड वर्ड हो जाएगा। और आ ब्यूटीफुल ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्वालिफायर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, क्वालिफायर। ठीक है, क्वालिफायर, एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, क्वालिफायर हो जाएगा, क्वालिफायर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए, क्वालिफायर में आपको 2 वर्ड नज़र आ रहे हैं, एक तो आपका ए नज़र आ रहा है और एक आपका ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। तो इसी में अगर हम बात करें, यानी कि आ ब्यूटीफुल की अगर हम बात करें, इसमें जो ए होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर हो जाएगा, और जो आपका ब्यूटीफुल है वो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जो ए आपका होगा वो डिटर्मिनर हो जाएगा और जो आपका ब्यूटीफुल है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पर समझ के रखनी है। क्वेश्चन क्या था, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या था कि हेड वर्ड इन सब्जेक्ट, हेड वर्ड की जगह पर कौन सी चीज़ नहीं हो सकती है, कैन नॉट। तो इन्फिनेटिव आपका नहीं हो सकता है। इन्फिनेटिव कैसे होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, देखिए वो नहीं हो सकता है। तो कभी भी आपका जो वर्ब है वो आपका सब्जेक्ट में नहीं आ सकता है। ठीक है, किस में नहीं आ सकता है, जो वर्ब है आपका वो कभी भी आपका सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता है। ठीक है, क्योंकि वर्ब्स के बाद वाला पार्ट आपका क्या किस में आता है, प्रेडिकेट में आता है। ठीक है, इन्फिनेटिव है वो आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो सकता है। ठीक है, इन्फिनेटिव की रचना कैसे होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव की रचना होती है। ठीक है, इन्फिनेटिव की रचना कैसे होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव की रचना होती है। जैसे कि मैं बोलूँ, क्या मैं बोलूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं बोलूँ शी, ठीक है, तो जैसे मैंने बोला शी इज़, एक मिनट, शी वॉन्ट टू स्पीक। अगर मैं बोलूँ शी वॉन्ट्स टू स्पीक, शी वॉन्ट्स टू स्पीक, तो यहाँ पर जो ये टू है ये आपका क्या है, ये आपका जो स्पीक है,
यानी कि टू नहीं, टू तो आपका हट जाएगा, यानी कि स्पीक से पहले टू आया है, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। लेकिन ये पार्ट फिलहाल किसका है, ये पार्ट आपका प्रेडिकेट का है, सब्जेक्ट का नहीं है। लेकिन आप जो क्या है इन्फिनेटिव से सब्जेक्ट बना सकते हैं, इन्फिनेटिव आपका सब्जेक्ट में हो सकता है। साथ में आपका इसके अलावा क्या दे रखा है, देखते हैं क्वेश्चन कहाँ गया, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन ही खो गया मेरे से। कौन सा क्वेश्चन था, हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 25 था। एक मिनट सुनिए, क्वेश्चन नंबर 25 तो दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन, रुकिए क्वेश्चन नंबर 25 था आई थिंक, हाँ तो एक मिनट, 25 नहीं था, हाँ 23 था। तो इसको मैं हटा ही देती हूँ, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए इसको हटाती हूँ, ठीक है, तो तब यहाँ पर क्लियर हो। हाँ अब ये था आपका ये वाला, तो आपका इन्फिनेटिव से सब्जेक्ट बन सकता है, जीरन से सब्जेक्ट बन सकता है। जीरन क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से आपका जीरन बन जाता है। जैसे कहेंगे, क्या बोले, रीडिंग इज़ वेरी गुड, ठीक है, रीडिंग इज़ वेरी गुड, अगर सीधे आपने कह दिया रीडिंग, ठीक है, रीडिंग इज़ वेरी गुड, ठीक है, फॉर सक्सेस, ठीक है, फॉर सक्सेस, ठीक है। आगे छोड़ते हैं, तो रीडिंग आपका क्या हो गया, ये वैसे आपका सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट में पूछा जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच में या पूछा जाए तो क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब वर्ब में कौन सा हो जाएगा, ये आपका जीरन हो जाएगा। समझ में बात आई। तो रीडिंग आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाए, यानी कि आपसे पूछे सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट तो आप सब्जेक्ट बताएंगे। अगर आपसे पूछा इन्फिनेटिव है, जीरन, तो क्या बताएंगे, आप जीरन बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए वर्ब है या आपका नाउन है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, वर्ब है, ठीक है। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं। जीरन का यूज़ किसकी तरह होता है, जीरन का यूज़ जो होता है वो आपका नाउन की तरह होता है। जीरन का यूज़ किसकी तरह होता है, जीरन का यूज़ आपका नाउन की तरह होता है, और एक नाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। एडजेक्टिव आपको मैंने बता ही दिया। अब ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल आपका आया, जो आपका क्या है, एक जो है हेडवर्ड बन सकता है किसका, एक सब्जेक्ट का, ठीक है। वर्ब कभी भी आपका सब्जेक्ट का पार्ट नहीं बन सकता है। ओवरऑल मैं क्या बता रही हूँ आपको, सीधे इतना याद रखिए, वर्ब आपका प्रेडिकेट का पार्ट होता है, ना कि सब्जेक्ट का पार्ट होता है, ठीक है। इन्फिनेटिव आपके सब्जेक्ट में भी आ सकता है, प्रेडिकेट में भी आ सकता है। जीरन आपका सब्जेक्ट में भी आ सकता है, प्रेडिकेट में भी आ सकता है। एडजेक्टिव आपका सब्जेक्ट में भी आ सकता है, प्रेडिकेट में भी आ सकता है। क्लियर हुआ। इतनी चीज़ आपको मैंने यहाँ पर बताई, काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की। अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा तो आपको चीज़ें ज़रूर समझ में आई होंगी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट मॉडल्स। अब आपको मॉडल्स बताने, मॉडल्स होते कौन क्या, जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शैल है, शुड है, ठीक है। इस तरीके से ये सारे आपके क्या होते हैं, मैं आपको बता दी कौन कौन से आपके मॉडल होते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है मे, ठीक, सबसे पहले नहीं मतलब मे याद रखिए, माइट है, ठीक है, मस्ट है, ठीक है, शैल हो जाएगा, शुड हो जाएगा, ठीक है, शुड हो जाएगा, विल हो जाएगा, ठीक है, वुड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके नीड है, वुड हो गया, नीड है, ठीक है, ऑट टू है, ठीक है, ऑट टू है। तो ये सारे क्या है, आपके मॉडल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत से हैं जो छूट गए होंगे, कैन है, कुड है, ये सारे आपके मॉडल्स हैं। अब क्या, द विलेजर्स डैश रीड एंड राइट देयर मदर टंग। विलेजर्स क्या है, पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। अब जहाँ पर कैपेसिटी की बात आएगी, यानी कि सकता, सकती, सकना इस तरीके से आ जाए, यानी कैपेसिटी की बात आए, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, कैन। तो विलेजर्स कैन रीड एंड राइट देयर मदर टंग। तो विलेजर जो होते हैं, जो गाँव वाले होते हैं, वो अपनी क्या है, मदर टंग को क्या करते हैं, लिख और क्या है, पढ़ और लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, विच वन, तो कैन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल कैन आएगा। विलेजर्स कैन रीड एंड राइट देयर मदर टंग, ठीक है। मे यहाँ पर किसके लिए आता है, संभावना के लिए आता है। मे परमिशन के लिए भी आता है, काफ़ी चीज़ों के लिए आता है। फिलहाल शुड आपका, शुड किसके लिए आता है, चाहिए के सेंस में आता है, ठीक है। विद आपको तो पता ही है, विद आपका फिलहाल क्या है, विद आपका प्रेपोजिशन है, ना कि आपका मॉडल्स, ठीक है। विद आपका क्या है, प्रेपोजिशन है, ना कि आपका मॉडल। तो फिलहाल तो विद तो आपका है ही नहीं। विद की जगह पर अगर विल होता तो आपका मॉडल्स में आएगा, लेकिन फिलहाल विल यहाँ पर नहीं लगेगा। क्लियर हुआ। इतनी चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर फटाफट दीजिए, जल्दी से पढ़िए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल एडवर्ब फ्रॉम दोज प्रोवाइडेड। तो इट टुक अस, इट टुक अस क्या हो जाएगा, बताइए। इट टुक अस, ये टेंस कौन सा हो जाएगा, ये टेंस आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। टेंस भी आपका पूछा जाता है, इंडेफिनिट, ठीक है। कौन सा टेंस हो जाएगा, इंडेफिनिट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट आपका हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है और प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वो कौन सा होता है, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जहाँ पर सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट वो भी हो जाएगा, बट वो नेगेटिव सेंटेंस वो हो जाएगा। क्लियर। तो इट टुक अस क्या हो जाएगा, इट टुक अस
5 hours टू रीच द एयरपोर्ट, यानी कि क्या टुक मीन्स क्या होता है लेना, कर लीजिए। इसने क्या है मतलब 5 घंटे लिए एयरपोर्ट पहुंचने में, यानी तकरीबन, करीबन, लगभग के सेंस में है, तकरीबन, नियरली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नियरली आपका क्या है, नियरली आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो वर्ब की विशेषता बताए, जो वर्ब की विशेषता बताए, जो आप एडजेक्टिव की विशेषता बताए, और जो अपने ही एडवर्ब की विशेषता बताए, वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब आपकी 3 चीज़ की विशेषता बताते हैं, एक तो आपके वर्ब की विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, और अपने ही एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो याद रखिएगा क्रिया विशेषण यहाँ पर किसके लिए आएगा, एडवर्ब। एडवर्ब किसकी विशेषता बताते हैं, तो आपको याद रखना है वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यानी कि क्रिया और क्या विशेषण और क्रिया विशेषण, इन 3 की विशेषता बताते हैं इंग्लिश में। क्लियर। तो यहाँ पर नियरली आपका कैसा हो जाएगा, नियरली आपका एडवर्ब तो होगा ही होगा, लेकिन कौन सा एडवर्ब होगा ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो नियरली आपका प्लेस बता रहा है तो ये हो जाएगा एडवर्ब प्लेस, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नियरली आपका, नियर मतलब क्या होता है यहाँ पर, यहाँ तो फिलहाल तकरीबन के सेंस में दिया है, वैसे नियरली आपका करीब के सेंस में भी होता है, तो आपका क्या हो जाता है, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग हैं। 26 का आंसर फटाफट दीजिए, जल्दी से दीजिए। 26 ओके, फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट परफेक्ट। अब देखिए टेंस आ गया यहाँ पर, मैंने अभी टेंस बताया ना, टेंस पूछा जाता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर भरना है। तो पास्ट है तो जाहिर सी बात है, तो आपका कौन सा यहाँ पर दे रखा होगा। देखिए अब यहाँ पर समझिए चीज़ों को, मैं अब बताती हूँ चीज़ों को। देखिए पास्ट की बात करते हैं, पास्ट की यहाँ पर बात करते हैं। पास्ट में आपके कितने पार्ट हो गए, यानी कि प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में 4 पार्ट होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट हो गया, एक का क्या हो गया आपका इंडेफिनिट हो गया, शॉर्ट में लिखती हूँ, कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बताती हूँ पास्ट परफेक्ट की बात करती हूँ। पास्ट परफेक्ट में आपकी क्या पहचान होती है, शॉर्ट में लिखती हूँ, सब्जेक्ट हो गया, प्लस आपका क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि V3 यहाँ पर लगेगी, प्लस क्या आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये मैंने पास्ट की बता दी। अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इसके अलावा क्या हो जाए हैज़ हैव लगेगा। ठीक है, हैज़ आपका सिंगुलर नंबर, हैव आपका प्लूरल नंबर, फिर आपका V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको देखिए आप। ठीक है, मैं बोल जल्दी रही लेकिन आपके सामने लिखा हो तो आप देखिए। ठीक है, तो ये आपके किस में हो गया, ये प्रेजेंट का हो जाएगा, ये प्रेजेंट का हो जाएगा, ये आपका पास्ट का हो जाएगा, और फिर फ्यूचर की भी बात कर लेते हैं जिसमें कि हो सकता है फ्यूचर ही पूछ लिया जाए। तो आपको क्या याद रखना है, तो फ्यूचर में क्या आएगा, तो आपका आएगा, एक मिनट, फ्यूचर में आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, विल हैव आएगा, विल हैव और शैल हैव, विल हैव शैल हैव आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, विल हैव शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस और जो आपके मतलब वर्ड्स होंगे वो भी आपके आ जाएंगे फ्यूचर। फिर ये आपका क्या है, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सारे परफेक्ट आपको बता दिए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा देखिए लग रहा है, तो यहाँ पर हैड लेफ्ट किस में आएगा, तो ये आपका पूछा क्या गया, पास्ट परफेक्ट पूछा गया है, तो हैड लेफ्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेफ्ट यहाँ पर नहीं होगा कि सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद अगर सेकंड फॉर्म आती है तो वो किस में हो जाता है, वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है। हैव लेफ्ट मतलब यहाँ पर ये वाला रूल फॉलो हुआ, ये आपका कौन सा हो जाए, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। हैज़ लेफ्ट है तो वो भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें समझ में कुछ आई कि नहीं आई, तो क्या याद रखना है, सीधे आपको याद रखना है। देखिए पहले एलिमिनेट करना सीख लीजिए, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ भी बता देती हूँ कि कैसे, अगर मान लीजिए आपको टेंस नहीं आते हैं, अगर मान लीजिए आपको टेंस नहीं आते तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इतना तो आपको पता होगा, पास्ट में कभी भी आपका हैज़ और हैव नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता, तो ये हैज़ वाला और हैव वाला ये तो आपका कट हो गया, इसमें और आपका इसमें बचा, तो ये आपका सेकंड फॉर्म होगा तो क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट, और हैड लेफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके भी चीज़ों को समझ सकते हैं, और इंग्लिश में आप एलिमिनेट करके ही चीज़ें समझे तो वो ज़्यादा आपके बेटर रहती है, लेकिन फिलहाल आपको टेंस एटलीस्ट आने चाहिए। आई गेव हिम अ पंच ऑन डैश नोज, तो क्या है, उसने क्या है, मैंने एक क्या है उसकी नाक पे एक पंच दिया, तो क्या हो जाएगा, नाक पे पंच दिया
तो क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, क्योंकि कोई विशेष जो है आपकी मतलब कोई होगा, कोई लड़का लड़की कोई होगा, तो उसने कुछ किया होगा, उसने क्या किया, उसकी नाक पे एक बढ़िया सा पंच दिया, उसकी नाक से क्या हो गया, खून निकलने लगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। आर्टिकल आपको कितने होते हैं, आर्टिकल आपके 3 होते हैं, ए एन, ठीक है, ए एन और दा आपके 3 आर्टिकल होते हैं, जिसमें आपका दा क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। ए एन आपका क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। पूछा जाए अगर आपसे कि आर्टिकल्स कितने होते हैं, तो आर्टिकल आप बताएंगे 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एन दा, जिसमें आपका दा डेफिनेट आर्टिकल्स में आता है और ए एन आपका इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर देख भी लेते हैं। यहाँ पर आपका टू क्या हो जाएगा, टू आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा, एन आपका आर्टिकल हो जाएगा, ए भी आपका आर्टिकल हो जाएगा, दा भी आपका आर्टिकल हो जाएगा। तो टू आपका क्या है, ये प्रेपोजिशन है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ठीक है, इसके अलावा कंजक्शन है, ठीक है, प्रेपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं बात कर रही हूँ फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डैश बी पॉजिटिव, हाँ यानी कि आपको इसमें कौन सा वर्ड यानी कि पॉजिटिव और इंथुजियास्टिक का मीनिंग निकाल के आएगा। तो इंथुजियास्टिक का मतलब ही होता है उत्साह, पॉजिटिव यानी कि आपको पॉजिटिव सेंस में। तो आपका अप बीट, यहाँ पर अप बीट यहाँ पर अगर होगा तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव एंड इंथुजियास्टिक। यहाँ पर राइट आंसर के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 का बताइए, द करेक्ट फेमिनिन ऑफ रैम, ठीक है, इसका आपको बताना है। अब इसका बताइए क्या होगा, ठीक है, इसका बताइए यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर रैम का आप रोम बिल्कुल नहीं बताएंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है यहाँ पर ये। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये किसका है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका शीप है। कौन सा शीप है, ये आपका मेल शीप है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर। तो किसके लिए यूज़ होगा, ये आपका मेल शीप होता है और इसका फीमेल शीप क्या हो जाएगा, ठीक है, फीमेल शीप। शीप की बात हो रही, शिप की बात ना समझ लीजिएगा। शीप मतलब क्या होता है, भेड़। शीप का मतलब क्या होता है, भेड़, ये एक प्रजाति हो गई। और ईव क्या हो जाएगी, ये आपकी फीमेल जो है शीप हो जाएगी, ठीक है, याद रखिए फीमेल शीप यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर इस शिप यानी कि जहाज की बात नहीं हो रही है, ठीक है। इसके अलावा इसको आप रैम को ये नहीं समझे, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं समझेंगे, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं समझेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि कौन सी चीज़ यहाँ पर किस वजह से पूछी गई। तो ईव यहाँ पर राइट हो जाएगा, ना कि आप यहाँ पर सीता लगा के आ जाएं, टो लगा के आ जाएं। तो इस तरीके से चीज़ें आपको इसमें नहीं लगानी है। तो यहाँ पर 29 का ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। दिस इज द हाउस डैश हरी बॉट, यानी कि ये वही घर है जिसको क्या हरी ने खरीदा था, ठीक है, जिसको हरी ने खरीदा। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हाउस की बात हो रही है। हाउस क्या है, एक निर्जीव चीज़ है। निर्जीव चीज़ के लिए क्या है, जिससे जिसको के लिए क्या लगाएंगे, दैट का लगाएंगे। कौन सा क्या लगाएंगे, दैट यहाँ पर लगाएंगे। किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। और ये यहाँ पर है क्या, ये यहाँ पर जल्दी से बताइए, ये आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसको कंजक्शन की कैटेगरी में आप मत रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर दैट का यूज़ होगा। समझ में बात आई। तो इस तरीके से आपको यही चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ नेक्स्ट आपका संस्कृत शुरू है। तो संस्कृत तो हम लोग यहाँ पर छोड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा चलेंगे किस पे, साइंस पे चलते हैं, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करते हैं। साइंस के क्वेश्चन आपको 20 के, हाँ 20 साइंस के 20 क्वेश्चन आपको साइंस के मिलेंगे। तो यहाँ से कब 41 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपके क्योंकि 10 क्वेश्चन संस्कृत के आते हैं ना, तो 41 से यहाँ पर स्टार्ट होगा। जल्दी से बताइए, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, जल्दी जल्दी फटाफट करिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, यानी कि आपसे पूछा क्या गया, सिर्फ आपसे पूछा गया है अदिश राशि पूछा गया है। क्या पूछा गया, अदिश राशि यहाँ पर पूछा गया, यानी कि जिसमें दिशा नहीं होती, सीधे आपको ये बताना है। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर कार्य आपकी क्या है, कार्य आपकी क्या है, अदिश राशि है। जबकि आपका विस्थापन है, बल है, वेग है, ये तीनों आपकी क्या है, ये आपकी सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होती है, जिसमें आपका परिमाण और दिशा दोनों ही दिया होता है। सदिश राशि क्या होती है, जिसमें आपका परिमाण, ठीक है, और परिमाण आपका दिशा दोनों ही दिया होता है, ठीक है। वो आपकी कैसी राशि होती है, वो आपकी कैसी होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है। जिसमें आपकी दिशा नहीं दी होती है
वो आपकी कौन सी राशि हो जाएगी, जो जिसमें आपकी दिशा नहीं दी होती है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएंगी। ठीक है, इतनी चीज़ आपको सिर्फ याद रखनी है। ठीक है, तो कार्य आपका क्या हो जाएगा, कार्य आपकी कौन सी राशि हो जाएगी, वो आपकी अदिश राशि है। जबकि आपका विस्थापन है, बल है, वेग है, इसमें आपकी परिमाण की भी ज़रूरत होती है और दिशा की भी ज़रूरत होती है, इसलिए ये आपकी कौन सी राशि हो जाएगी, ये आपकी सदिश राशि हो जाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, दर्पण, यहाँ पर लेंस से रिलेटेड, दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको खूब पूछा जाता है। निकटदर्शी दोष, दूरदर्शी दोष, ठीक है, कौन सा दर्पण कौन सा है, हेडलाइट में कौन सा होगा। इसके अलावा जो आपके क्या कहते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा शीशा यूज़ होता है, ठीक है, पीछे कौन सा यूज़ होता है, गाड़ी के आगे वाला यूज़ कौन सा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर देना। दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। कारों की, यहाँ कार वाले बता रहे हैं, गाड़ियों की बात हो रही है। तो हेडलाइट, दर्पण कारों की हेडलाइट में कौन सा यूज़ किया जाता है, किस तरीके का दर्पण यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, वो चीज़ों को क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठे कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे कि अगर पूछा जाए आपसे हेडलाइट पूछा जाए, हेडलाइट है, हेडलाइट है, इसके अलावा सोलर कुकर है, ठीक है, सोलर कुकर है, ठीक है। इसके अलावा आपका कौन सा हो जाएगा, आँख नाक कान के देखने के लिए आप देखते हैं डॉक्टर क्या करता है, एक इस तरीके से लगाता है ना, तो वो भी क्या है, उसमें भी कौन सा आपका दर्पण यूज़ होता है, उसमें भी आपका कौन सा अवतल दर्पण यहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है। इसके अलावा दाढ़ी बनाने वाला जो होता है वो भी क्या है, इसी मतलब इस तरीके से शीशे लगाता है, यानी करीब की चीज़ें देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज़ होता है। बस इतना आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, अगर इतना याद रहेगा तो आप ज़रूर क्वेश्चन सही करके आएंगे, और यही अगर भूल गए तो आप यहाँ पर गलत करके आएंगे। दूर की चीज़ों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज़ होता है। ठीक, इतनी चीज़ आपको बतानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर, ठीक है, किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है। गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर क्या है, वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके साइंस में आएंगे, बस एज इट इज़ यहाँ पर चीज़ों को ऐसे ही समझिए और आपकी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। डिटेल तो आप ज़िंदगी भर भी अगर आप जो है क्वेश्चन करेंगे, डिटेल तो आप जीएस को अगर डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल आप ज़िंदगी भर भी पढ़ेंगे, ठीक है, तभी भी आपकी कंप्लीट नहीं होने वाली है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या याद रखेंगे, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, ये अमीटर होता है। ठीक है, जो क्या करता है, किसमें चेंज करता है, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध में, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर को क्या है, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध से जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन बी दिया है तो उन सभी का आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। साइंस के भी क्वेश्चन आपको काफ़ी मिल जाते हैं, जल्दी यहाँ पर देखते हैं। सामान्य प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है, आपको बताना है मिश्र धातु नहीं है। तो कौन सी ऐसी, आपको बताना है कौन सी यहाँ पर धातु, अधातु मिश्र धातु होता है ना, तो आपको बताना है कौन सी ऐसी यहाँ पर धातु यानी शुद्ध धातु है जिसमें क्या है, मिश्रण आपका नहीं है। तो मिश्र धातु आपको पता होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा धातु मिलकर क्या बनाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। तो आपका जो तांबा है वो आपका क्या है, मिश्र धातु तो है नहीं, आपको अच्छे से पता है। तांबा आपका क्या है, एक क्या है, तांबा आपका क्या है, धातु है जो क्या है आपकी मिश्र धातु के कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, ये क्या होता है, जो तांबा है वो आपका क्या है, पूछा जाता है विद्युत का सुचालक है या कुचालक है। तो याद रखिएगा ये विद्युत और ऊष्मा दोनों का क्या है, सुचालक है। ठीक है, क्या है ये, सुचालक है, किसका, विद्युत और ऊष्मा दोनों का ये क्या है, सुचालक है। कौन, तांबा। ठीक है, याद रखिएगा तांबा किसका, विद्युत। ठीक है, विद्युत और ऊष्मा दोनों का क्या है, ये सुचालक है, ऊष्मा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इस्पात है वो आपका मिश्र धातु है, कांसा है वो भी आपका मिश्र धातु है, पीतल है वो भी आपका मिश्र धातु। अब कैसे मिश्र धातु ये भी मैं बताती हूँ कि कौन कौन सी धातु मिलकर के ये चीज़ बनी है। तो आपको अच्छे से पता है जो इस्पात है, ठीक है, जो आपका इस्पात है वो आपका क्या है, आयरन प्लस किससे, कार्बन। ठीक है, कार्बन से बना हुआ, आयरन और कार्बन और कुछ और भी इसमें अन्य धातु भी होती हैं, उससे मिलके आपका क्या बनता है, इस्पात बनता है। ठीक है, तो लोहा और आपका कार्बन मिलके क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इस्पात बन जाएगा। पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, तो पीतल में आपकी कौन सी होती है, कॉपर होती है और क्या होती है, जिंक होती है। तो कॉपर और जिंक मिलके क्या बनता है, आपका पीतल बनता है। कांसे की अगर हम बात करें तो कांसे में आपका क्या बनेगा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ कांसे की अगर हम बात करें तो कांसा आप किससे मिलके बनता है, तो आपको याद रखना कॉपर
और आपका कौन सा होगा, टिन हो जाएगा, कॉपर और टिन को किससे डिनोट करते हैं, Sn से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कॉपर और टिन मिलके यानी कि Sn याद रखिएगा, टिन मिलके जो क्या बनता है वो आपका कांसा बनता है। और तांबा आपका क्या है, एक शुद्ध धातु है जिसमें क्या है कोई मिलावट नहीं है, यानी कि क्या कहते हैं ये नेचुरल रूप से आपकी पृथ्वी पे क्या है यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने चीज़ें पढ़ी होंगी क्या बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको तांबा समझ में आ गया होगा बिल्कुल भी। और ठीक है, तो इस तरीके से तांबा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारी जल। अब भारी जल को कहते हैं क्या, जल्दी से बताइए भारी जल। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर फटाफट दीजिए। यहाँ पर भारी जल का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए 45 का आंसर फटाफट दीजिए, जल्दी से दीजिए। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, बस साइंस के आपके थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, तो साइंस के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपके हालांकि आपके सामान्य जीके में भी आपके साइंस के क्वेश्चन मिल जाते हैं ना। चलिए, तो भारी जल का बताइए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ड्यूटेरियम, यहाँ पर ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो भारी जल किसे कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहते हैं। किसको कहते हैं, अगर इसका सूत्र पूछा जाए तो आपको याद रखना है D2O, यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, D2O यहाँ पर याद रखेंगे। क्लियर है, तो ये वाला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अमोनियम ऑक्जिलेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर देना है कि अमोनियम ऑक्जिलेट का रासायनिक सूत्र है, तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन सी दिया है, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी अगर है तो आप एक नंबर अपना बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में खूब पूछा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। दम को मैंने लिख दिया धम। ठीक है, तो दम घोटू गैस, अगर आपसे पूछा तो दम घोटू गैस किसे कहते हैं, तो आपको याद है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, समझ में आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस कहते हैं। ठीक है, इसका होता क्या, देखिए यहाँ पर देखिए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। ये हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। अब देखिए, जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ बहुत अच्छे से बहुत जल्दी क्या कर लेती है, क्रिया कर लेती है। ठीक है, ये आपके हीमोग्लोबिन के साथ बहुत जल्दी क्रिया कर लेती है, बहुत जल्दी रक्त में क्या है आपकी घुल जाती है। और रक्त में घुलने की वजह से क्या करती है, ये मनुष्य के रक्त में क्या है घुल जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करती है, ऑक्सीजन लेवल को क्या करती थी, यानी कि O2 को क्या कर देती है, वो क्या है कम कर देती है। जिससे क्या है मनुष्य को सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो सांस ना लेने की वजह से ये क्या हो जाती है, किसी भी व्यक्ति की यहाँ पर मृत्यु भी हो सकती है। जैसे कि आप एक कमरा लीजिए, कमरे में अंगीठी जला करके छोड़ दीजिए और आप सो जाइए, फिर क्या होता है, कमरा मतलब बंद ही रहे तो उसमें क्या होता है, जो आपकी जो धुआं होता है जिसमें क्या है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, वो आपकी क्या है सांस में जाता है, नाक के जरिए जाएगा, जो क्या है आपके बहुत जल्दी क्या करता है, हीमोग्लोबिन में क्या करता है, मिक्स हो जाता है, रिएक्शन करता है, और जिसमें क्या करता है ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ऑक्सीजन ना होने की वजह से क्या है, इंसान की ऑक्सीजन लेवल की कमी के होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, और सांस जब नहीं ले पाएगा तो इंसान की क्या है, व्यक्ति की क्या है, मृत्यु भी हो सकती है। तो ये हीमोग्लोबिन के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेती है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विटामिन से लेकर के स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, किस बताइए, स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, या विटामिन की कमी के कारण होता है, या विटामिन की कमी के कारण होता है, फटाफट यहाँ बताइए। तो यहाँ पर स्कर्वी की बात हो रही है, तो स्कर्वी आपको अच्छे से पता है, सभी को आंसर पता ही होगा। विटामिन सी कहाँ पर दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, तो बिल्कुल विटामिन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी की बात करें, B12 की बात करें, तो इससे कौन सा रोग होता है, इससे होता है आपका एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए की बात करें तो इससे कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन के की बात करें तो इससे कौन सा होता है, इसमें क्या होता है, खून का थक्का नहीं जमता है। इसमें क्या होता है, खून का थक्का नहीं जमता है। अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, सूखा रोग होता है। सूखा रोग यानी कि बच्चों में अगर होगा उसे रिकेट्स कहेंगे, बच्चों में अगर होगा तो उसको रिकेट्स कहेंगे। ठीक है, अगर क्या है बड़ों में होगा तो उसको क्या बोलते हैं, बताइए जल्दी, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टोपोमलेशिया बोलते हैं। ठीक है, ऑस्टोपोमलेशिया यहाँ पर हो जाएगा किसके लिए, ठीक है, किसके लिए,
बड़ों के लिए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब हड्डी के लिए यहाँ पर होता है, हड्डियों में क्या है टूट फूट हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो विटामिन डी की वजह से हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे जब होते हैं तो क्या करते हैं, उनकी माताएं जो होती हैं उनके तेल वेल लगा करके वो क्या करती 5-10 मिनट के लिए सुबह की क्या है धूप उनको दिखाती हैं, जिससे कि क्या है उनको सूखा रोग ना हो, उनका जो बच्चा है वो हष्ट पुष्ट बना रहे। तो इस तरीके से आपको चारों चीज़ें मैंने बताई, A, B, C और D चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। कुछ बच तो नहीं रहा है, हाँ यहाँ पर के भी हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दांत के इनेमल का कर्बूरण किस कारण से होता है। कर्बूरण का मतलब ये क्या होता है, बीमारी ही होती है एक तरीके से, ठीक है। तो यानी कि दांतों की बीमारी होती है, तो उसमें होता क्या ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर फटाफट दीजिए। तो पानी में उच्च मात्रा में जो फ्लोराइड के कारण, ठीक है, किसके कारण होता है, पानी में जो उच्च मात्रा में जो फ्लोराइड हो जाता है तब ये आपकी क्या है इस तरीके की दांत की बीमारी आपके होती है। क्लियर, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50, इतने ही रखते हैं आज, साइंस के क्वेश्चन इतने ही करते हैं, फिर आगे हम लोग जीके जीएस जो है आपके कौशल विज्ञान है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ किया है। निम्नलिखित में से किसने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ किया। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए पादप ऊतक संवर्धन क्या है। तो पौधों के विकास में ये किया जाता है। पादप ऊतक संवर्धन क्या है, ये पौधों के विकास में क्या होता है, सहायक होता है, पौधों के विकास में किया जाता है ये, ठीक है। अब ये जो है स्टार्ट किसने किया था, आरंभ किसने किया था, क्वेश्चन पूछा गया तो हैबरलैंड ने ये क्या है इसका जो है आरंभ किया था। किसने, क्वेश्चन पूछा जाएगा पादप ऊतक संवर्धन किसने आरंभ किया, तो आपको क्या रखना है, हैबरलैंड ने ये आरंभ किया था। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन आपके साइंस के कंप्लीट हुए, जो आपके सुपर टेट में 10 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, ठीक है। आपके काफ़ी यहाँ पर विषय यहाँ पर आपको सुपर टेट में मिल जाते हैं। इन आपके 10 सेट ये होने के बाद यानी कि यूथ कंपटीशन कंप्लीट होने के बाद फिर सब्जेक्ट वाइज में चीज़ें यहाँ पर लाऊंगी, यानी कि क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस आपकी कराऊंगी, जो आपके केवीएस, DSSB और आपके NVS और साथ में आपके सुपर टेट इन चीज़ों को फोकस करके मैं चीज़ें कराऊंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। चीज़ें आपको समझ में आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।